नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर इस वीडियो में हम बात करें तो केमिस्ट्री विषय के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन-कौन से जो क्वेश्चन है जो आ सकता है। तो इकाईवार हम देखेंगे, पहला यूनिट में जो है कौन-सा प्रश्न है जो वस्तुनिष्ठ हम देखेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय भी और दीर्घ उत्तरीय। तो हर यूनिट में जो है 20 से 22 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ देखेंगे, जो आपको या तो ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है, जो 10 क्वेश्चन एक नंबर का आना है उसमें, या फिर हो सकता है वन लाइनर के रूप में भी आ जाए। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको देखेंगे, उसके बाद फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी लेकर आते रहूँगा। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, उसमें से जो पढ़े, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी से भी पढ़ें तो भी जो है काफ़ी अच्छा नंबर आएगा उनका, और काफ़ी अच्छा एग्जाम भी गया है। जैसे अगर हम बात करें जंतु विज्ञान का जो डीएसी सब्जेक्ट है पैरासाइटोलॉजी, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, तो लगभग हर यूनिवर्सिटी से जो मुझे मैसेज आया था कि इसी क्वेश्चन से जो है, जो जितना मैं बताया था उसी से एग्जाम उनके एग्जाम में आया हुआ था, हर यूनिवर्सिटी। तो चाहे आपका दुर्ग हो, फिर बिलासपुर, रायगढ़, यहाँ तक कि बस्तर यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी मैसेज किए थे टेलीग्राम में। और यहाँ पर आपका जो सरगुजा यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी जो है काफ़ी मैसेज आया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा इस बार भी। बाकी सब्जेक्ट के भी बनाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक पहुँचेगा। और कुल 80 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप वीडियो अंत तक देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए करते हैं वीडियो को अब शुरू। और इससे संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लो, वहाँ पर आप मैसेज करें, आपका जो भी सवाल है उसको हम जो है जवाब देंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इंस्टाग्राम में फॉलो कैसे करना है, तो चैनल में विजिट करेंगे तो आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, उसके माध्यम से आप जो है फॉलो जरूर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इकाई पहला में देख सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या है, तो आर एक्स, तो आर के जगह में सी एच थ्री, एक्स के जगह में आप सी एल भी देख सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन में आ सकता है। तो ये जो है इसका सामान्य सूत्र जो है आर एक्स है, और इसका ये सूत्र है सी एच थ्री सी एल। उसके बाद एस एन वन अभिक्रिया में सबसे स्थिर कार्बोकेटायन कौन बनाता है, तो यहाँ टर्सरी, यहाँ से आप देख पाएंगे। उसके बाद अगला हम बात करें, एस एन टू अभिक्रिया में दर किस पर निर्भर करती है। एस एन टू अभिक्रिया में जो दर है वो केवल सबस्ट्रेट या फिर न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो है दोनों पर पड़ती है, तो दोनों यहाँ पर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद एल्किल हैलाइड में सी एक्स बंध का स्वभाव कैसा होता है, तो ध्रुवीय संयोजक होता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करें निम्न से कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये सब में अगर हम बात करें तो ये जो चौथा आई दिया है आयोडीन, यहाँ पर आप देख पाएंगे वही है। उसके बाद ऊर्जा अभिक्रिया में क्या बनता है, तो आपको जो नेम वाला रिएक्शन है उसमें लास्ट में जो उसका प्रोडक्ट है क्या बनता है, उसको आप विशेष ध्यान देंगे, उसमें एक नंबर में जो है वो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्जा अभिक्रिया में क्या बनता है, तो आंसर उसका एल्केन। एरिल हाइलाइट का सामान्य सूत्र है, तो यहाँ पर एरिल हाइलाइट जो है ए आर, तो यहाँ पर एरोमेटिक हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स, यहाँ पर इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। एरिल हाइलाइट में हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है, अच्छा क्वेश्चन है, जो कि sp2 कार्बन से यहाँ पर आप देख पाएंगे। और अगला है एरिल हाइलाइट में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कठिन क्यों होता है, तो आंशिक द्विबंध गुण के कारण, यहाँ पर आप देख पाएंगे। एरिल हाइलाइट में सी एक्स बंध मजबूत क्या होता है, तो इसका कारण क्या है, आंसर की अगर हम बात करें तो पाई रेजोनेंस के कारण जो है ये जो सी एक्स जो बंध है वो मजबूत होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बंध है वो मजबूत होता है। अगला हम बात करें एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आर ओ एच एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। आर के जगह में सी एच थ्री ओ एच यहाँ पर देखेंगे तो ये जो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। वहीं सी टू एच फाइव ओ एच रहेगा तो वहाँ पर जो है एथिल एल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरह सामान्य सूत्र की बात करें तो आर ओ एच यहाँ पर है, वो सी एच थ्री ओ एच उसका उदाहरण है। उसके बाद अगला हम बात करें फिनाल का सामान्य सूत्र क्या है, तो यहाँ पर आप बात करें ए आर ओ एच, इसका जो है सामान्य सूत्र फिनाल का एरोमेटिक हो जाएगा ओ एच के साथ, तो ये फिनाल बन जाएगा। और उसके पश्चात अगला हम बात करें एल्कोहल में ओ एच किससे जुड़ा होता है, तो sp3 कार्बन से, अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है अगला हम बात करें फिनाल एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, तो रेजोनेंस स्थिरीकरण के कारण जो है ये जो है अधिक अम्लीय होता है फिनाल जो है एल्कोहल से।
उसके बाद निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो यहाँ पर जो है फिनालिस जो सबसे अधिक अम्लीय होगा। और अगला हम बात करें अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, तो अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो ये एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, एस्टर ये सब जो है बनता है। उसके पश्चात अगला हम बात करें प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो प्राथमिक अल्कोहल है उसमें एल्डिहाइड बनता है। और अगला हम बात करें फिनाल का NOH के साथ अभिक्रिया करने पर क्या क्या बनता है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे NaOH है, इसलिए सोडियम फिनाक्साइड बनेगा। इसका जो सही आंसर है फिनाल के साथ जब रिएक्शन होगा तो। लुकास टेस्ट किसके लिए उपयोग होता है, तो ये जो है आपका अल्कोहल के पहचान के लिए जो है ल्यूकास टेस्ट होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको देखने को मिल जाएगा। अल्कोहल का एस्टरीकरण किसके साथ होता है, सही आंसर इसका अम्ल रहेगा। और उसके पश्चात अगला हम बात करें फिनाल की अम्लीयता बढ़ाने वाला समूह कौन है, तो NO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके पश्चात अल्कोहल में हाइड्रोजन बंद होने के कारण क्या होता है, तो अधिक क्वथनांक, जो क्वथनांक है वो जो है हाइड्रोजन बंद होने के कारण जो है अधिक होता है। उसके बाद फिनाल का उपयोग किस में होता है, तो फिनाल का जो उपयोग है वो दवा में, कीटाणुनाशक, प्लास्टिक निर्माण, तो ये सब में होता है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी। और अगला जो हम बात करें इसमें इस यूनिट में अल्कोहल का एल्किल हाइड्राइड में बदलने के लिए कौन सा अभिकर्मक उपयोग होता है, तो अल्कोहल को एल्किल हाइड्राइड में बदलने के लिए जो है HCl, PCl, 5SOCl2 ये सब जो है उपयोग होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। और उसके बाद अगला हम बात करें लघु त्रिय प्रश्न की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एल्किल हाइड्राइड की नाभिक संयुग प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 एवं SN2 क्रिया विधि को समझाइए। एल्किल हाइड्राइड में जो नाभिक संयुग प्रति न्यूक्लियोफिलिक लिखा हुआ, तो जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN एवं SN2 को समझाना है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हम बात करें एरोमेटिक नाभिक संयुग प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एरिल हाइड्राइड में नाभिक संयुग प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 द्विअणुक एवं बेंजाइन क्रिया विधि को समझाइए। तो ये एक साथ ये दोनों को भी पूछ सकते हैं, या हो सकता है कि एक एक करके इसी को पूछ सकते हैं, या फिर बेंजाइन क्रिया विधि को समझाइए, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ बेंजाइन को पूछ देते हैं, कभी कभी SN2 या कभी कभी दोनों को, तो ये इसलिए जो है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो है एरिल हाइलाइट में नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। स्पेंटलाई क्या है, इससे ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक अल्कोहल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन जो आपको दीर्घ लघु त्रिय जो कि 4 नंबर का आएगा, उसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं कि ये जो है सिर्फ लघु त्रय में आएगा, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन को मिलाकर दीर्घ में भी दे दे, ठीक, जैसे क्वेश्चन और साथ में एक क्वेश्चन को मिलाकर जो है आपको, या एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन को मिलाकर भी दीर्घ में दे सकता है। संभावना है लेकिन कि ये लघु में बने, क्योंकि 10 नंबर लायक क्वेश्चन है, 4-5 लायक जो है क्वेश्चन 4-5 नंबर लायक। अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय की, जो कि इसमें बनने वाला है पहला ही क्वेश्चन, जो कि एल्किल हाइलाइट क्या है, इसे बनाने की विधि एवं गुण का वर्णन कीजिए। तो गुण में भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण का वर्णन करना है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एल्किल हाइलाइट की नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। और ग्लाइकॉल क्या है, इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। तो एल्कोहल से संबंधित प्रश्न है ग्लाइकॉल, तो ये जो है दोनों भी बहुत है। उसके बाद दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल भी, हालांकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये दोनों है। इसमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रह गई। अगला हम बात करें प्रश्न चौथा, ग्लिसरॉल क्या, इसके बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। उसके बाद इस यूनिट की अगर हम बात करें, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए सबसे मोस्ट है, तो नेमिंग रिएक्शन वाला है। जैसे कि अगला हम देख रहे हैं, तो निम्न पर टिप्पणी लिखी, युग्मन है ना, युग्म हो गया, तो युग्मन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, रीमन टीमेन अभिक्रिया, कलेजन पुनर्विन्यास अभिक्रिया, पिनोकोलिन पुनर्विन्यास और वुड्रज फिटिंग अभिक्रिया। तो इस यूनिट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की अगर बात करें, तो इसमें से आपको जो है 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 1 2 3 मान लो, उसके अथवा में 1 2 3 और इस तरह से दे देंगे। इसलिए जो है हर साल नेम वाला जो रिएक्शन है वो पूछते ही हैं, तो इसलिए इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं। हालांकि छोड़ना ये सबको भी नहीं, लेकिन ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हम बात करें यूनिट सेकेंड की, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बात करें कैनोजारे रिएक्शन किन यौगिक में होती है, तो अल्फा H रहित यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद निम्न में कौन सा कैनोजारे रिएक्शन देगा, तो HCHO सही आंसर है।
उसके बाद अगला हम बात करें एल्डोल संघनन किन यौगिक में होती है, अल्फा एच युक्त होता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगला प्रश्न की बात करें निम्न में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है, तो HCHO इस सब में अगर बात करें तो। और उसके पश्चात बेंजल्डिहाइड किस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, एल्डोल संघनन में यहाँ पर भाग नहीं लेता, बाकी सब में जो है भाग लेता है, तो देख लेंगे इसको। अगला हम बात करें ओप किस्नर रिडक्शन अपचयन में कौन सा माध्यम होता है, तो क्षारीय माध्यम में यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, तो यहाँ पर जो है C6H5CHO इसका सही आंसर हो जाएगा। और कीटो इनोल टैटोमेरिज्म में क्या परिवर्तन होता है, तो पाई और H दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो है एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन कम अभिक्रियाशील क्यों होता है, तो इसका जो पहला और दूसरा ऑप्शन है दोनों के कारण जो है प्लस आई प्रभाव ये सब जो है इसका कारण है। और रोजनमून अपचयन रिडक्शन अपचयन किसे बनाता है, तो एल्डिहाइड बनता है इससे, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना है कि नाम वाला रिएक्शन को उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है। मार्किन रिएक्शन में क्या बनता है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो है बनता है। उसके बाद क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है, दो अलग अलग यौगिक, यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर इनोल फॉर्म देता है, तो बीटा डाई कीटोन यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इसमें। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल देता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो जो है तृतीयक अल्कोहल। यहाँ पर देखना है एल्डिहाइड के साथ द्वितीयक, जो कि आप देख पाए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्लस एल्डिहाइड द्वितीयक अल्कोहल, और वहीं कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तृतीयक अल्कोहल। और एसीटोन का आयुपीएसी नाम क्या है, तो प्रोपेनोन। फॉर्मेल्डिहाइड का आयुपीएसी मेथेनॉल। निम्न में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, तो एमाइड। ये सब अगर चार में अगर बात करें तो एमाइड। और उसके पश्चात अगला जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे सैपोनिफिकेशन में क्या बनता है, तो साल्ट ऑफ एसिड और एल्कोहल, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता बढ़ाने वाला समूह कौन सा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अम्लीयता समूह बढ़ाता है ONO2, यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा अधिक अम्लीय है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है C ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है इस जो ऑप्शन दिया 4 उसमें ये सबसे अधिक अम्लीय है। एसिड डेरिवेटिव को अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए कौन सा अभिकर्मक उपयोग होता है, तो LiAlS4 इसका ऑप्शन जो है सही B ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद इस यूनिट से लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो कीटोन की अपेक्षा एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है, क्यों, उदाहरण देकर समझाना है, अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोनिल यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीयता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल क्लोरो एसिटिक अम्ल की अपेक्षा प्रबल है, समझाइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है कि फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है, या फिर फार्मिक अम्ल या क्लोरो एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल है, क्यों। तो इस तरह से क्वेश्चन एक ही प्रश्न में कई क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला हम बात करें स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि समझाइए। 1,3 डाईथाइनोसैल्डिहाइड कीटोन के संश्लेषण को समझाइए। तो इस तरह से जो है इस यूनिट की लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला हम बात करें इस यूनिट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये जो है यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, जो कि आपको लघु में देखने को ज़्यादा चांस दिख रहा है, क्योंकि 10 नंबर के लायक क्वेश्चन ये 4 नंबर के लायक क्वेश्चन है, तो उसमें आ सकता है। अब अगला हम बात करें इस यूनिट में जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है नेमिंग रिएक्शन है, जो कि आप देख सकते हैं एल्डोल संघनन, काइनेजरी अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, व्हिटिंग अभिक्रिया, मानिस अभिक्रिया, नोएंजल अभिक्रिया। ये सब जो 6 अभिक्रिया है इसमें से आपको 3 से 4 को देखने को मिलेगा ही। तो इसमें जो है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में जो 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इसको आपको पढ़ लेना है। और वहीं दीर्घ उत्तरीय में आपको दूसरा नहीं देखना है, नेमिंग रिएक्शन के अतिरिक्त इतना को ही देखिए, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं इस यूनिट में। तो आपका 6 ये हो गया रिएक्शन का अभिक्रिया जो क्रियाविधि सही। उसके बाद और अगला हम बात करें तो निम्न अभिक्रिया को समझाइए। उल्फकिश्नर अपचयन हुआ है आपका, क्लेमेंसन अपचयन हुआ, वेर बिलेगर ऑक्सीकरण, हाफमन ब्रोमाइड और
हेल हेल जेब्लेंस्की अभिक्रिया, ये जेब्लेंस्की है ना, यहाँ पर प्रिंट में मिस्टेक हुआ है। तो ये जो आपका नेमिंग वाला है जो 10-11 हुआ है, बस इतना कोई इसको दीर्घ इस यूनिट में दीर्घ उत्तरीय में देखना है और एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है। और उसके पश्चात हम अगला बात करें इकाई 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि पहला आप देख पाएंगे। तो ली सतलीय सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ाने पर कौन से का अभिक्रिया आगे बढ़ेगी? तो यहाँ पर उष्मा सूची। उसके बाद यदि किसी अभिक्रिया के बराबर 10⁻³ है तो यहाँ दर्शाता है तो अभिकारक अधिक स्थिर है। और उसके पश्चात संतुलन स्थिरांक के केवल किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो उत्प्रेरक के का मान बदल देता है, तो उत्प्रेरक जो है के का मान नहीं बदलता, ये इसका जो है गलत है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किस किस स्थिति में संतुलन दाईं ओर शिफ्ट होगा? तो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर यदि डेल जी बराबर 10 हो तो संतुलन की स्थिति है। और उसके पश्चात संतुलन स्थिरांक के का मान बड़ा होने का अर्थ है कि उत्पाद अधिक है। पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन क्या होगा? तो पीएच मान जो 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, वो जो विलयन है अम्ल होता है। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन की बात करें, 25 डिग्री पर शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पीएच जल का जो है 7 होता है। उसके बाद किसका पीएच सबसे अधिक होगा? तो ये जो ऑप्शन है HCl, NOH, CH3COOH और NH4Cl। तो यहाँ पर जो इसमें क्षार की अगर बात करें तो क्षार का पीएच अधिक होता है। इसमें से जो क्षार है NOH, ये तो अम्ल है तो इसका ही अधिक होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न की बात करें, बफर विलयन का कार्य क्या है? तो पीएच को स्थिर रखना बफर विलयन काम है। कौन सा एक बफर विलयन का उदाहरण है अगर हम बात करें? तो CH3COO, CH3COONA, यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद ओस्टवाल्ड वितरण नियम लागू होता है, तो किस पर लागू होता है? तो कमजोर इलेक्ट्रोलाइट पर, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और उसके बाद समान आयन प्रभाव में आयनीकरण होता है, तो क्या होता है? आयनीकरण घटता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद किस लवण का विलयन जो है अम्लीय होगा? तो सही आंसर की बात करें तो NH4Cl। और उसके पश्चात किस लवण का विलयन क्षारीय होगा? तो Na2CO3। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, हाइड्रोलिसिस किसमें होता है? तो यहाँ पर बात करें तो लवण में। और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बना लवण होगा। तो यहाँ पर जो है आपको समझना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो स्ट्रांग होगा वही असर होगा, ठीक है। तो जो स्ट्रांग है वही असर होगा, यहाँ पर समझना होगा। तो स्ट्रांग एसिड, तो जो स्ट्रांग एसिड रहेगा वीक बेस रहेगा, तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय होगा, क्योंकि एसिड स्ट्रांग है तो उसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा, तो अम्लीय होगा इसका सही आंसर। और यहाँ पर अगला हम बात करें, वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस है, तो बेस यहाँ पर स्ट्रांग है तो बेस का ज़्यादा प्रभाव होगा, इसलिए यहाँ पर क्षारीय विलयन होगा जो लवण बनेगा। उसके बाद बफर विलयन की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो जो सांद्रता पर निर्भर करती है। उसके बाद अगला हम बात करें इस यूनिट से लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो सबसे पहला प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ से आप देख पाएंगे, रासायनिक साम्य के अभिलक्षण लिखे। ओस्टवाल के तन्यता नियम क्या है? इसकी सहायता से विभेजन स्थिरांक और विभेजन के मात्रा, ठीक है, तो स्थिरांक और विभेजन की मात्रा के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। और बफर विलयन क्या है? इसके अनुप्रयोग लिखना है, समान प्रभाव के इसके उपयोगिता। और अगला प्रश्न की बात करें, निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। मित स्थायी अवस्था, संक्रमण बिंदु, त्रियक बिंदु। तो इस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो ली सातेलिया का सिद्धांत क्या है? ताप दाब जैसे परिवर्तनों की अभिक्रिया की साम्यावस्था की दिशाओं का भारात्मक व्यंजक की संपूर्ण व्याख्या कीजिए। हेंडरसन हेजल समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण हेतु KH बराबर KW/KB की व्यंजक की व्युत्पन्न कीजिए। विलेयता गुणनफल क्या? आयनिक गुणनफल के साथ संबंध बताते हुए इसको उपयोग लिखिए। अगला हम बात करें प्रवस्था नियम, तो प्रवस्था नियम में जो है PBAG तंत्र का नामांकित प्रवस्था आरेख बनाए। तो ये प्रवस्था नियम से कोई आ जाता है, कभी जल का आरेख बनाने के आ जाता है। फेरिकुलाइट जल तंत्र, ये दोनों जो है इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके पश्चात इकाई 4 की बात करें तो इकाई 4 में जो वस्तुनिष्ठ है, सबसे पहला प्रश्न, प्रकाश रसायन का संबंध किससे होता है? तो प्रकाश द्वारा होने वाली अभिक्रिया है। उसके बाद प्रसार रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश ऊर्जा जो है प्रकाश
ऊर्जा यहाँ पर, और गोथास ड्रापर नियम के अनुसार तो ऑप्शन जो है सभी प्रकाश अभिक्रिया करता है और केवल अवशोषित प्रकाश ही अभिक्रिया करता है। तो सही आंसर जो है बी हो जाएगा। आइंस्टीन का प्रकाश तुल्यता रासायनिक समतुल्यता नियम क्या बतलाता है? तो इसका जो एक फोटॉन बराबर एक अणु को सक्रिय करता है। और उसके बाद यदि क्वांटम उपज जो है एक से ज़्यादा हो तो इसका अर्थ है क्या है? श्रृंखला जो है अभिक्रिया होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। क्लोरोफिल किस प्रक्रिया में कार्य करता है? तो इसका प्रकाश संश्लेषण, इसको तो सभी को पता होगा। फोटोकेमिकल अभिक्रिया सामान्यता होती है तो तेज होती है, जो फोटोकेमिकल अभिक्रिया जो है तेज होती है। उसके बाद किस प्रकार की किरणें फोटोकेमिकल अभिक्रिया में अधिक प्रभावी होती है? तो यूवी जो है किरणें जो है अधिक प्रभावी होती है। उसके बाद जो है फोटोलिसिस का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है ताप से अपघटन, प्रकाश से अपघटन। तो इसका जो है फोटोलिसिस यहाँ पर है, फोटो अर्थात प्रकाश, तो यहाँ पर प्रकाश से संबंधित जो ही आंसर सही रहेगा। उसके बाद ओजोन का निर्माण होता है तो इसका सही आंसर की बात करें यूवी के प्रभाव से। और फ्लोरोसेंस में क्या होता है? तो प्रकाश तुरंत उत्सर्जित हो जाता है। उसके बाद जो फोटोकेमिकल अभिक्रिया किस अवस्था में अधिक होती है? तो गैसीय अवस्था में जो है अधिक होती है फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती है। अगला हम बात करें सूर्य किरणें से त्वचा पर प्रभाव होता है तो यूवी के कारण होता है। और उसके बाद जो है फोटो केमिस्ट्री का उपयोग होता है, तो फोटो केमिस्ट्री का उपयोग फोटोग्राफी, प्रकाश संश्लेषण, स्मॉग निर्माण ये सब में होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। जब दो द्रव पूर्णतः घुलनशील हो तो ये बनाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है समांग मिश्रण। जब दो द्रव पूर्ण घुलनशील होते हैं तो समांग मिश्रण बनाते हैं। उसके बाद राउल्ट नियम किस पर लागू होते हैं? तो आदर्श विलयन जो है उस पर जो है लागू होता है। आदर्श विलयन के लिए कौन सा कथन सही है? तो डेल एच बराबर 0 सही आंसर हो जाएगा आदर्श विलयन के लिए जो है सही। अगला हम बात करें निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन है? तो बेंजीन और टॉल्यूइन इसका सही आंसर है, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। और जियोट्रॉप यहाँ पर क्या है? जियोट्रॉप क्या है? तो अगर हम बात करें स्थिर क्वथनांक वाला मिश्रण है, जो कि आप देख पाएंगे हेनरी लॉ लागू होता है। तो हेनरी का लॉ जो है गैस और द्रव पर लागू होता है, जो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हम बात करें विलयन का वाष्प पदार्थ किस पर निर्भर करता है? इसका जो सही आंसर ताप और संगठन दोनों है, तो दोनों वाला ऑप्शन जो है सी, तो सी सही आंसर हो जाएगा। और एथेनॉल प्लस वाटर किस प्रकार का विचलन दिखाता है? तो यहाँ पर पॉजिटिव विचलन रहेगा इसमें। और उसके बाद अगला हम बात करें लघुत्तरीय प्रश्न की, तो आप देख पाएंगे जो है लघुत्तरीय, जिसमें 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला हम बात करें चुंबकीय विकिरण क्या है, उदाहरण से समझाना है। स्फुरदीप्ति क्या है, इसकी व्याख्या करते हुए उपयोग लिखना है। प्रकाश सुग्राही कण क्या है, 5 उदाहरण लिखे जो रासायनिक प्रक्रिया में प्रकाश सुग्राही कण का कार्य करते हैं। और अगला हम बात करें हेनरी के नियम, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जो क्वेश्चन इसमें लघुत्तरीय के रूप में आ सकते हैं। अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय में, तो प्रकाश रसायन के नियम, तो प्रकाश नियम के जो नियम है उसको आपको बताना है। क्वांटम दक्षता क्या है? क्वांटम दक्षता के उच्च एवं निम्न होने के क्या कारण है, उदाहरण सहित समझाइए। और उसके बाद लैम्बर्ट बियर नियम क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लैम्बर्ट बियर नियम के व्यंजक को भी उत्पन्न कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद किसी अणु की उत्तेजित अवस्था में घटित होने वाले विभिन्न प्रक्रमों को जेब्लॉन्स्की आरेख द्वारा किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो इसको आपको बताना है। राउल्ट का नियम क्या है? आदर्श विलयन तथा 2 वाष्पशील द्रव के मिश्रण के इस नियम को समझाइए। और नर्स्ट का वितरण नियम क्या है? इसको प्रभावित करने वाले कारक एवं उसका उपयोग लीजिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। या तो आपको ये दीर्घ उत्तरीय में देखने को मिलेगा, तो एक साथ प्रभावित करने वाला कारक और इसका उपयोग, और नहीं तो फिर आपको लघु उत्तरीय में इसमें सिर्फ नियम को भी पूछ सकते हैं। तो ये जो है दोनों तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, सेम वही राउल्ट का नियम भी इस तरह से है। तो इस तरह से ये जो है रहा है, इसमें केमिस्ट्री में जो है जो 4 यूनिट है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको हम देखें। और इससे संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लें, वहाँ पर पूछें जो भी आपका सवाल है। चैनल में विजिट करेंगे तो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो ज़रूर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और सब्जेक्ट है बॉटनी, जूलॉजी, DSC अन्य जो सब्जेक्ट है आपका वो सबको भी लेकर आएंगे, तो सब जो जानकारी आप तक पहुँचेगा। सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो इतना ही, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।